आसाराम की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार आज दुनिया भर में उनके 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं। आने वाले दशकों में आसाराम ने अपने बेटे नारायण साईं के साथ मिलकर देश विदेश में फैले अपने 400 आश्रमों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। 400 आश्रमों का साम्राज्य ऐसे तो खड़ा नहीं हो गया होगा। आसाराम अपनी शुरुआती तरक्की के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों का शुक्रगुजार है। एक गॉडमैन की शक्ति फॉलोअर्स से होती है और फॉलोअर्स वोट बैंक होते हैं। पॉलिटिशियंस को ये समझ आ गया था। आसाराम के संबंध शुरू हुए गुजरात से, जहां उनका बेस था। 1980s में गुजरात में कांग्रेस सरकार थी। 1981 और 1992 में कांग्रेस ने उनके आश्रम को 14,515 स्क्वायर मीटर जमीन अलॉट की, क्योंकि आसाराम के फॉलोअर्स लाखों में थे, इलेक्शंस में मदद कर सकते थे। फिर 1990s में बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी ने 25,000 स्क्वायर मीटर जमीन दी आश्रम बढ़ाने के लिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने 1998 में प्राइम जमीन गिफ्ट की आसाराम को। लगभग 15 साल बाद 1913 में दिग्विजय सिंह ने कहा ये मेरी गलती थी, लेकिन तब फोटोज में दिग्विजय सिंह आसाराम के सामने झुकते दिखते थे। आसाराम और पॉलिटिशियंस के संबंध कैसे बने? आसाराम इवेंट करते हैं जहां पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है। आसाराम पॉलिटिशियंस को आशीर्वाद देते हैं। बल्दे में पॉलिटिशियंस आसाराम को जमीन, परमिशन और सुरक्षा मिलती। उनके फॉलोअर्स को मोबिलाइज किया जाता है इलेक्शन के लिए। आसाराम ने कहा मेरे भक्त वोट देंगे उसको जो धर्म की रक्षा करेगा। अब सुनिए सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आसाराम और नरेंद्र मोदी के संबंध का। ये शुरू हुआ सन 2000 में। तब मोदी गुजरात में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे। वे आसाराम की मोटेरा आश्रम गए। वहाँ भक्तों से बोले आसाराम जी के आशीर्वाद से मेरा जीवन बदला है। सन 2002 में मोदी राजकोट में बाई इलेक्शन लड़ रहे थे। आसाराम ने अपने फॉलोअर्स से कहा मोदी को वोट दो। आसाराम ने अपने फॉलोअर्स को सिर्फ एक बार कहा और नरेंद्र मोदी जीत गए और गुजरात के सीएम बने। नरेंद्र मोदी आसाराम के शिष्य जैसे बने। गुजरात में नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान दोनों के बीच गुरु शिष्य जैसा रिश्ता रहा। आसाराम बापू के प्रति नरेंद्र मोदी की भक्ति का सन 2008 तक जारी रहा। अगस्त सन 2008 में मोदी जी के लीडरशिप वाली गुजरात सरकार ने स्टेट हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज डीके त्रिवेदी की चेयरमैनशिप में की जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया। आखिरकार जुलाई सन 2013 में डीके त्रिवेदी कमीशन ने जांच की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाती है। रिपोर्ट की मेजर रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन आम जनता के सामने नहीं आए थे। राज्य सरकार के द्वारा रिपोर्ट पर रोक लगाए जाने के बाद ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि रूलिंग पार्टी आसाराम बापू को बचाने में लगी है। लगभग 6 साल बाद सन 2019 में गुजरात विधानसभा में डीके त्रिवेदी कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं को क्लीन चिट दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जो ये बताए कि आश्रम में आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं ने तांत्रिक मेथड नहीं किया था। पेरेंट्स ने कहा कि गुजरात पुलिस ने कभी भी केस की सही दिशा में जांच नहीं की। वे अपराधी को बचाना चाहते थे। पेरेंट्स ने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। 5 साल के बाद भी आज तक मुख्यमंत्री ने किसी भी, ये सीएम साहब ने, गुजरात सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। गुजरात सरकार ने हमारे पास कैसा विश्वासघात किया है आप भी जानिए। हम लोग इसीलिए यहाँ बैठे हैं अनशन पे कि गुजरात सरकार की जो काला चश्मा पहना है आसाराम का वो उतारे और जनता की आवाज सुने। उन्होंने मोदी जी को खास तौर पर जिम्मेदार ठहराया। कहा पूरे कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय भी संभालते रहे, जो पुलिस सिस्टम की देखरेख करता है। उन्होंने कहा कि सब कुछ तत्कालीन मुख्यमंत्री के हाथ में था, लेकिन निष्पक्ष पुलिस जांच का आदेश देने के बजाय उन्होंने एक कमीशन फॉर्म कर दिया। पेरेंट्स आगे कहते हैं कि आप ही बताइए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब थोड़ा पीछे चलते हैं। दिल्ली मामला दिसंबर सन 2012, जिसमें 20 साल की लड़की निर्भया की के बाद मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा पर बहस छेड़ दी थी। जनवरी सन 2013 में आसाराम बापू ने राजस्थान में अपनी फॉलोअर्स की एक सभा में इस मामले पर टिप्पणी की। उन्होंने पीड़ित को भी जिम्मेदार ठहराया।
आसाराम बापू ने कहा, जब लड़की ने 6 नशेड़ी पुरुषों का सामना किया तो उसे भगवान का नाम लेना चाहिए था। तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जो भी थे, भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। आगे कहा कि गलती एक तरफ से नहीं होती। अगर उस कन्या ने सरस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती, तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर। इस बयान ने पॉलिटिकल पार्टीज, एक्टिविस्ट एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर कर दिया आसाराम का विरोध करने पर। बीजेपी पार्टी के स्पोक्स पर्सन रविशंकर प्रसाद ने बयान को गहरा परेशान करने वाला बताया। आसाराम बापू का बयान बीजेपी के लिए असुविधाजनक था, क्योंकि आसाराम के कुछ समर्थक पार्टी के बड़ी पोस्ट में थे। कांग्रेस पार्टी ने स्टेटमेंट को अनफॉर्चुनेट बताया। छापा। उमा भारती उस समय जो बीजेपी नेता थी, उन्होंने 22 अगस्त 2013 को ट्विटर में ट्वीट करके कहा था कि आसाराम बापू निर्दोष हैं और उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विरोध करने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। 23 अगस्त को कहानी ने नया मोड़ लिया, जब ये खबर पूरे देश में फैल गई। आसाराम के समर्थकों ने इन अपमानजनक आरोपों से गुस्सा होकर दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया। इस हिंसक प्रदर्शन ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी और मीडिया का ध्यान और बढ़ गया। बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट फिर बात जाने 23 अगस्त सन 2013 को आसाराम के समर्थन ने कहा, कार का आरोप कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। नरेंद्र मोदी उस समय के गुजरात के सीएम, उन्होंने पार्टी नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई बीजेपी नेता आसाराम का समर्थन या बचाव न करे।